हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो आइए स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल गैंग्स ऑफ स्टडी पुर में। तो इसमें चलते हैं, फिर से स्टडी पंथी करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 8 है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कई सारी चीज़ों पे डिस्कस करते आ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा मोशंस, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़े, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन क्या था, तो कल मैं बताते बताते उसमें क्या होता चीज़ फ्रेंड्स, एक है जो क्वेश्चन रह गया था ना, तो वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और फिर आगे है जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है जो पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए दिखाते हैं। कल का आखिरी क्वेश्चन था, जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व किए होंगे। तो सॉल्व किए होंगे तो आंसर आया होगा। तो अगर आया है आंसर तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं आया है, अगर समझ में नहीं आया है तो चलिए फिर से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का एक भवन की चोटी से, कोई लड़का है भवन की चोटी पे है, उससे क्या करता है, गेंद छोड़ता है। लो हमने क्या किया, भवन का चोटी, पहले क्या करेंगे, चीजों को ड्राइंग से समझते चलेंगे। हमने क्या किया, भवन का चोटी बना लिया, ठीक है, ये लो। फिर क्या किया, वह सिर से, यह चोटी है, लड़का है यहाँ पे खड़ा, वह क्या किया, 10 मीटर नीचे और 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब सिर से जब गेंद को छोड़ता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर नीचे, ठीक है, 10 मीटर नीचे और 2 मीटर की ऊंचाई, मतलब 2 मीटर की ऊंचाई क्या, खिड़की। तो ये देखिए हमने क्या लिया, जमीन लिया, जमीन से खिड़की की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे हो गया विंडो, ये देखिए ये हो गया विंडो। तो चलिए इसको समझते हैं ऐसे, यहाँ पे हो गया हमारा विंडो, इसकी ऊंचाई कितनी है, नीचे से कितनी है, 2 मीटर, और ऊपर से कितने नीचे हैं, 10 मीटर। ऊपर से कितने नीचे हैं, 10 मीटर। क्या कह रहा है, 10 मीटर नीचे और 2 मीटर की ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई और 10 मीटर नीचे, ठीक है। तो खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब बॉल है जो यहाँ से यहाँ तक आया और वह बॉल है जो नीचे आने में कितना टाइम लेगा। मतलब ये जो 2 मीटर की दूरी है, उस दूरी को बॉल द्वारा कितने समय में ट्रेवल कर लेगा, क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। तो पहला पॉइंट आप नोटिस करना कि फॉर्मूलाज वगैरह तो पता ही होगा, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं। तो बॉल को क्या कर रहा है, ऊपर से छोड़ रहा है, मतलब आरंभिक वेग क्या है, बॉल हाथ में तो आरंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो आपको पहला चीज क्या मिलता है यहाँ पे, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट है आपका जमीन से h, जमीन से छत की ऊंचाई, जमीन से छत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 2 मीटर, कितना हो गया, 12 मीटर, ठीक है, कितना हो गया, 12 मीटर। और जमीन से छत से है तो खिड़की की ऊंचाई कितनी है, h1 h2 कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। तो दो चीजें दिख रहा है ना आपको। चलो और इसमें क्या क्या दे रखा है, तो अपने को भी क्या है, भी पता नहीं है, v बराबर वाट पता नहीं है, मतलब v को भी निकालना होगा, ठीक है। फिर क्या पूछा, ये है, फिर ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लग रहा है, तो मतलब t निकालना है अपने को, ठीक है। v तो अगर रिक्वायर्ड पड़ता है तो निकालेंगे, नहीं रिक्वायर्ड पड़ता है तो नहीं निकालेंगे, फिर ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, t निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल गई, और बॉल है जो कहाँ, नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, और चौथा क्या मिल रहा है आपका, चौथा क्या मिल गया आपको, g। नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा, जमीन के नीचे की ओर आ रही है क्या होगा, प्लस का होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर बुक नहीं कहता तो हम क्या लेते, 9.8 मीटर, लेकिन बुक क्या कह रहा है, 10 मीटर लेने को कह रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे 10th बेस पे ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं ताकि सॉल्यूशन में इजी रहता है, सॉल्यूशन ज्यादा, अगर जैसे इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, 9.8 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम 10 मीटर से काम चलाते हैं। तो अपने को क्या पूछा है, इस ऊंचाई को पार करने में, तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ, यहाँ पे एक की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, gt स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है
अपने को टाइम निकालना है, u दे रखा है h। देखो फॉर्मूला वही लगाना है जो आपको सेट बैठे। फॉर्मूला 4 है, 4 में से आपको सबसे इजली सेट कैसे बैठेगा, जो चीजें दिया होगा तो जो चीजें दिया होगा तो जहाँ पे कम चीजें निकालना होगा वही लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने को t पूछ रहा था, बाकी चीजें दे रखा है। तो चलिए तो पहले देखते हैं 12 मीटर। 12 मीटर की ऊंचाई को ट्रेवल करने में, बॉडी क्या कर रहा है, बॉल है, 12 मीटर की ऊंचाई को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, फिर 10 मीटर की ऊंचाई में ट्रेवल करने में कितना टाइम मिलता है, फिर जो 12 मीटर लिया 10 मीटर लिया, तो जो बचा टाइम होगा वो क्या होगा, 2 मीटर वाला होगा। तो मतलब अब निकालना है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ dt होगा। u क्या है हमारा, 0 है, तो 0 गुना t प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, फिर h1, अब h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, 0 से 0 हो जाता है, ये तो सबको पता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, पता है तो। ठीक है, तो अब अपने को h हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले कहाँ, h1 पे, तो h1 पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो h1 कितना है हमारा, 12 मीटर है, हाफ g कितना है 10, t कितना है पता नहीं है, नहीं है तो पता करते हैं। ठीक है, तो 5 हो गया, तो t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12/5। ठीक है, एक ये हो गया। फिर अब h2 है, क्या होता है कि इसका पहले निकाल लेंगे फिर इसका निकाल लेंगे, तो जो बचा टाइम होगा इसमें ही लगा होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि पूरा टाइम इतना जैसे जाता हो ना, एक बंदा 10 किलोमीटर दूरी है जो 5 मिनट में करता है, और 8 किलोमीटर की दूरी है जो 3 मिनट में करता है, तो 2 किलोमीटर की दूरी कितना में करेगा, तो 5 - 3 2 मिनट में है जो 2 किलोमीटर की दूरी करेगा, उस टाइम से 10 मिनट कम हो गया होगा, है ना। तो चीजें समझ में आ गया है, तो वही हम कर रहे हैं। पहले h1 का निकाल लेते हैं और h2 का निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा t1, फिर h2 है, h2 क्या हो जाएगा हमारा 10, हाफ, अब वही फॉर्मूला बिठा देंगे, हाफ gt स्क्वायर का हाफ, सीधे बैठाते हैं ना, बार फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 10 गुना t कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे पता नहीं है, और h कितना 10 है। ठीक है, तो चलिए 10 दूनी 20, t स्क्वायर 10 से 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, t कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये भी ठीक कितना। अब क्या करेंगे, t अब निकालना क्या है, ये निकालना ना, ये हमारा पूरा से यहाँ तक कितना लगा t1, और यहाँ तक यहाँ हमारा कितना लगा t2, तो यहाँ पे आने क्या लगेगा, तो t1 माइनस t2। ठीक है, तो वही करते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, √2 आ गया, तो अब हम करके t1 माइनस t2, तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, √12/5 माइनस √2। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर डाल देंगे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 0.13 सेकेंड करके कुछ है जो इसका आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन समझना है, अब सॉल्व करना है, कैलकुलेटर उठाना, नहीं समझ आ रहा तो 12 का वैल्यू निकालना और डाल देना। ठीक है, तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, इसमें टाइम लेने से ज़्यादा बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेन क्या था, मोटिव क्या था, चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये था आपका पूरा सॉल्यूशन दोस्तों, है ना। तो मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, ट्रिकली क्वेश्चन था, है ना, और शायद मैंने क्वेश्चन भी प्रॉपर लिखाया था या नहीं लिखा था मेरे ध्यान में भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन ट्रिकली था, इसलिए जरूरी है कि उसको बताना जरूरी, ताकि आप समझ सको। तो ये था कल का क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आप और भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना, क्योंकि भाई देखो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी चीज़ों में मजा आएगा, नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। मैं साफ कह रहा हूँ यार पहले ही, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो बताऊंगा वही सब कुछ है तो भाई गलती है। मैं बताऊंगा 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर आएगा, लेकिन 2 नंबर भाई तुमको खुद के मेहनत से लाना पड़ेगा यार, अगर सही तरीके से करना है तो। मैं भाई किताब के सारे ट्रिक्स और पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन ट्रिक्स कल भी बताया था इस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें आप जरूर करो, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, फिर आप भी कहोगे यार सर एक ही बार बोलते हैं, भाई एक ही बार बोलता रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं यार, आप खुद से समझो, एक बार बात समझ लो और करो यार, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप करोगे आपको फायदा होगा, सीधी सीधी बात है ना। तो अगर अच्छा चाहिए 25/25 चाहिए फिजिक्स में, तो भाई मैं जो बताता हूँ करो, और 1 घंटा खुद से टाइम भी दो, मेरे साथ 1 घंटा और अपने साथ 1 घंटा, कुल मिलाकर 2 घंटे दो। दिन में भाई 24 घंटे तो बहुत टाइम है यार, जिंदगी बहुत बड़ी है, टाइम है, एंजॉय करो, मजे से पढ़ो, ताकि फिर कल को पछताना ना पड़े, समझ रहे ना।
हाँ, फिर चलते हैं आगे। क्या होगा जब पॉलिटेक्निक करोगे, अगर एंट्रेंस नहीं क्लियर करते हो, गवर्नमेंट में नहीं आता तो फिर 50,000 60,000 फी भरोगे। उससे अच्छा है गवर्नमेंट कर लो, गवर्नमेंट हॉस्टल होगे, गवर्नमेंट फी होगी, गवर्नमेंट का नाम होगा, तो भाई फायदा आपको है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमने क्या पढ़ा था कल? मोशन तो पढ़ा ही था, है ना, मोशन पढ़ा था। उससे है जो गैलीलियो बेस्ड रूल पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे न्यूटन बाबा वाला। हाँ, किसका वाला? न्यूटन वाला। हाँ, न्यूटन जी थे ना हमारे, उनके वाले पढ़ेंगे हम आज, ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में हर जगह छाए हुए रहते हैं। तो आज हम उनका पढ़ने वाले हैं। हिंदी वाले ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे बल और गति का नियम, ठीक है। तो यही पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं, ये तो टॉपिक है, नाम है यार, अभी तो डिस्कस करने वाले, समझ कैसे जाओगे, ठीक है। तो हमारा ये है बल और गति का नियम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं बल की। गति का नियम हमने कल क्या पढ़ा, उसमें क्या होता है, किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, किस तरीके से वेग काम करता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि किस वजह से है जो उसमें गति होता है, किस वजह से जो वेग होता है। तो आज हम उसकी वजह पढ़ने वाले हैं। वजह तुम ही हो, याद रखना भाई, वजह यही है भाई, वजह तुम ही नहीं, वो वाला तुम ही नहीं, ये वाला तुम ही। हाँ, वो वाला तुम ही तो अपने जगह पे है, देखेंगे उसको, मिलेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तुम ही की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल, ठीक है। तो चलो, मजाक हो गया वो। अब बल क्या है? आपके लाइफ में बताया ना, फिजिक्स एक तरह से एक नेचुरल थिंग्स है, आपके लाइफ में होने वाली घटनाएं हैं जो आपके आसपास हो रही है, वही सारी चीज़ें भाई। तो मतलब पढ़ने में मज़ा बहुत आता है फिजिक्स, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है, पर्सनली बताऊं तो आपको भी आता ही होगा। तो आज हम करेंगे बल से कैसे देखते हैं कि बल होता बढ़ाते हैं। चलिए तो बात करते हैं बल की। तो देखो बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है, बल का डेफिनेशन लिख लेना, कहीं आपको बुक में ऐसा नहीं होगा, कहीं बुक में ऐसा होगा मार्शल ट्रांसलेशन वगैरह, नहीं, वो सब चीज़ आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर वास्तविक डेफिनेशन होता है तो वो डेफिनेशन एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज वाला होता है। तो वह होता है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने की कोशिश करे। जरूरी नहीं कि परिवर्तन कर ही देगा, क्या करे? परिवर्तन करने की कोशिश करे, उसे बल कहते हैं, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने की कोशिश करे, उसे बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि बल एक कोई वर्क है, क्या है? वर्क है, कारक है, जो क्या करता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। चलो अब जोड़ते हैं अपने लाइफ से कि किस तरीके से परिवर्तन करता है ना। आप देखते होंगे एक गाड़ी है, घूम रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, एक ईंट है, ईंट पे आपने पैर एक देखते हो चलते चलते रोड़े होते हैं, गिट्टी होती है, उस पर पैर मारते हो, पैर मारते हो तो क्या होता है, वह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान से जाता है, उसमें कुछ वेग आ जाता है। तो अब वेग किसके द्वारा है? तो आपके पैर के द्वारा। तो आपका पैर क्या किया? उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, आपकी उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला? परिवर्तन करे। और फिर अगर
वो गिट्टी था वो अगर बड़ा सा पत्थर होता, आप मारते पैर, फिर क्या होता, आपके पैर में चोट लगता, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कोशिश तो था आपका यही कि वस्तु को यहाँ से उठा करके यहाँ फेंक दे, लेकिन नहीं गया। ठीक है, एग्जाम्पल है देखते हुए, एक फुटबॉल होगा, फुटबॉल की जगह है जो पत्थर का फुटबॉल बना, आप मारोगे तो आपका इच्छा था फुटबॉल था, फुटबॉल को मारते तो चेंज होता उसकी स्थिति, लेकिन अगर बड़ा पत्थर होता तो वो यहीं के यहीं रुका रहेगा, उल्टा आपको छोड़ लगेगा। लेकिन क्या कि कोशिश तो की था परिवर्तन करने की। तो ये है आपका बल, करता है या कोशिश करता है, वो क्या कहेगा, बल होगा। ठीक है, यह है जो बल हम किसी वस्तु पे किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड वे ऑफ फोर्स, अप्लाइड वे ऑफ फोर्स मतलब किसी भी वस्तु पर हम किस तरीके से है जो बल को कार्य करवा सकते हैं, या बाह्य कार्य किसी वस्तु पे कैसे कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं, तो पहला काम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु पे हम उसको क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। कोई वस्तु है उसको खींच के स्थिति परिवर्तन कर दिया, तो क्या किए, खींचना, खींच सकते हैं हम। ठीक है, खींचना। फिर दूसरा है, दूसरा वे कौन सा होगा, जल्दी बताओ, दूसरा होगा आपका पुश, धक्का मार दिए, वस्तु चेंज हो गया, पैर से मारे ना बॉल पे लेकिन गया नहीं तो आपको चोट लगा, तो क्या किया, धक्का ही मारे ना इधर से, तो उसको कहेंगे पुश, धक्का। ठीक है, दूसरा वे हो गया अप्लाइड वे ऑफ फोर्स। और नेक्स्ट वन है आपका लिफ्ट, लिफ्ट उठाना। अब नहीं, क्या लिफ्टर विफ्टर देखते हो, क्रेन व्रेन क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, उठाता है। तो ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरह से फोर्स लगा रहा है। तो अब तीन तरह से जो हम किसी वस्तु पे क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश करते हैं, लिफ्ट करते हैं। इस तरीके से जो बल को हम कार्य करवा सकते हैं। ये लो, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से हमने बल लगाया, ये क्या हो गया, पुश हो गया। अगर हम इधर से बल लगाए मतलब ये क्या हो गया, पुल हो गया। मतलब यहाँ से धक्का मार रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, और अगर हम मान लो यहाँ से लिफ्टर लगा दिया या वो लगा दिया, क्रेन लगा दिया, और क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तीन तरीके से है जो, अब नीचे तो जमीन है भाई, जमीन पे थोड़ी लगाओगे। ठीक है, अगर ये बॉडी ऊपर है तो ऊपर ही धक्का देते। तो इस तीन तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, पुल, पुश और लिफ्ट करके है जो हम फोर्स को अप्लाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तीन तरीका। बेसिकली देखा जाए तो समझ गए। फिर देखा जाए बेसिकली तो फोर्स के हैं जो दो टाइप होते हैं मेनली, जो मेन चीजें होती हैं फोर्स की, तो वो दो टाइप होते हैं। ज़्यादा टाइप तो अभी अपने को पढ़ना नहीं है, एग्जाम में आएंगे नहीं तो हम उस पर जाएंगे भी नहीं, है ना। जो चीज़ें नहीं आएंगी उस पर हम क्यों जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो टू टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पे है जो बल के दो प्रकार होते हैं। पहला बल होता है इसकी प्रकृति के आधार पे, पहला बल होता है आपका संतुलित बल, संतुलित बल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। मजा आ रहा है ना। हाँ, अरे भाई देखो, चीज़ों को एंजॉय करके पढ़े ना, मजा आएगा। अब मैं क्या करता था भाई, कोई चीज़ नहीं ऐसे एक सेकंड में खत्म हो जाता, लेकिन समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल, बल जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। तो चलिए अब समझते हैं इन दोनों को क्या क्या है। तो बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है। हमने ये लो क्या किया, एक ऑब्जेक्ट उठाया, एक ऑब्जेक्ट को, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, इस पे है जो 8 न्यूटन का बल। हाँ, और बल की और भी चीजें बतानी रह गई थी थोड़ा बहुत। तो बल का ये हो गया, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एम के सिस्टम में इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एक बार फिर भी देख लो। तो ये हो गया, ये चीजें हैं।
इसके बाद अब मैं इनकी असंतुलित बल की बात कर रहा हूँ ना, हाँ संतुलित बल, ठीक है। अब मैंने देखो संतुलित बल को समझा रहे हैं, वो एक पॉइंट था उसको देख लेना। फिर संतुलित बल, ठीक है। संतुलित बल क्या होता है, ध्यान देना चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे, ट्रिकली समझेंगे। अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर हमने क्या किया, 8 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 12 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, ठीक है। फिर 7 न्यूटन के फोर्स से मैंने खींच दिया, पुश किया, पुश किया, यहाँ पे पुल किया, ठीक है। और यहां से है जो 13 न्यूटन का बल लगा दिया, और ये भी क्या किया, पुल किया। अब देखो क्या होगा, हमने क्या किया, यहां से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से क्या दिखाया, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन और इधर से क्या किया हमने, 7 न्यूटन को खींच लिया, और इधर से 13 न्यूटन को खींच लिया, इधर से धक्का दिया, ठीक है। अब ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से खींच दिया, या फिर मान लो हम इधर वापस, सॉरी समझो इसको, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या किया, पुश किया, इधर से पुश किया। तो कई सारे फोर्स है जो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग दिशा से लग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिशा से लग रहे हैं। मतलब एक आदमी इधर खड़ा है और दूसरा आदमी उधर खड़ा है, ठीक है, उसने लगाया 20 न्यूटन का, इधर से भी लगाया 8 न्यूटन का, उधर से अब 20 न्यूटन उसने लगाया, तो उधर से एक आदमी और आकर के 12 न्यूटन का और लगा दिया, तो उधर से 20 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन, तो मतलब दोनों है जो स्थिर रहेंगे, ना वो उधर जाएगा ना उधर जाएगा। मतलब फोर्स क्या है, यहाँ पे बैलेंस्ड है, दोनों स्थिर है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, 7 न्यूटन, फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्थिर है, क्योंकि बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बैलेंस्ड फोर्स होता है। क्या होता है, मतलब उसमें स्थिति, वस्तु की स्थिति है जो सामान्य रहती है, और जो एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो आपस में दोनों डायरेक्शन से इक्वल होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट है जो स्थिर अवस्था में रहता है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, और ज़्यादा अगर परिवर्तन होता भी है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट टूटता है, बीच से टूटता है, दोनों बिखर जाते हैं, है ना, दोनों के साथ बराबर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पहले ज़्यादा खींच लिया या कोई वो कर लिया, ज़्यादा का स्ट्रेंथ खत्म हो जाए ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, लेकिन उस केस में कब होगा, जब बैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस फोर्स। अब असंतुलित बल क्या होता है, उसी तरह से देख लो, ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट है, इधर से हमने लगा दिया 12 न्यूटन, इधर से लगा दिया 8 न्यूटन, 12 न्यूटन 8 न्यूटन, हमने इधर से लगा दिया 24 न्यूटन, ठीक है, इधर से लगा दिया 6 न्यूटन। तो ये क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इधर 30 न्यूटन है, इधर टोटल कितना है, 20 न्यूटन है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है जो इधर की ओर खिसक जाएगा, मतलब फोर्स है जो डिसबैलेंस हो गया, जो इसलिए कहते हैं अनबैलेंस्ड। मतलब अब एक आदमी दूसरे आदमी का धक्का देके इधर उधर फेंक सकता है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जब बल के सामान्य कारक एक दूसरे के बराबर ना हो तो उस बल को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के मेनली टाइप्स होते हैं, इसके अलावा इसमें कई तरह के फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, मतलब मजबूत बल, कमजोर बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल, है ना, फिर चुंबकीय बल, ये सारे बल्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे बाद में, है ना, अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, चलो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। फिर आते हैं, ये सारी चीज़ें समझ लिया, ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझा होगा। इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं वो समझेंगे। चलो उससे पहले हम क्या समझते हैं, लॉ ऑफ मोशन। हमने बल पढ़ लिया, बल क्या है और कितने टाइप के होते हैं। फिर लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो गति के नियम है जो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में है जो 1687 ईस्वी में है जो दिया, ठीक है। उन्होंने है जो बल का ये जो गति के लेकर के है जो, जैसे गति का गैलीलियो ने 4 नियम दिया था,
ठीक है। तो उसी बेस पे है जो न्यूटन ने उस नियमों को किस तरीके से वर्क करता है, जैसे उसने तो क्या दिया, गैलीलियो साहब ने हमें क्या दिया कि ऑब्जेक्ट है जो इस वेग से मूव करता है, इस वेग से निकलता है, तो इस तरीके से उसका निकाय निकालते हैं, इस तरीके से उसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया कि न्यूटन ने बताया कि वस्तु पे जो वेग आता है, चीज़ें आती है, वो कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो डिस्कस किया है। तो आज हम उस डिस्कस को करने वाले हैं। तो उसके लिए कुल कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तो पहला नियम है जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत, ये गति के पहले नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति के पहला नियम। इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो भी कह लो, सब यही है। तो देखिए न्यूटन ने है जो गति का पहला नियम क्या बताया। आपके लाइफ में ये चीज़ें बहुत गौर करके होती रहती है। इसने क्या बताया कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रहना चाहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, ना कर रहा हो। ठीक है, मतलब क्या कहा कि जैसे अब एक ऑब्जेक्ट है, उसने क्या कहा कि जब तक कोई बाह्य बल किसी वस्तु पे कार्य नहीं करता है, वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करना नहीं चाहती है। मतलब मैं खड़ा हूँ तो खड़ा रहना चाहता हूँ, मतलब मैं खड़ा ही रहूँगा जब तक कि मुझे कोई धक्का ना दे दे, कुछ ना कर दे, ताकि मैं स्थिति मेरे परिवर्तन ना हो। ठीक है, मतलब कोई बाह्य बल कार्य मेरे पे ना करे। तो उस केस को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, परिभाषा बताया। अब अगर परिभाषा नहीं समझ में आया है तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं जड़त्व का सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, बस में बैठे रहते हो, ठीक है, गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, एकदम मस्त चल रहा है, गाने कान में चल रहे हैं, मस्त वाले म्यूजिक चल रहे होंगे, है ना। तो फिर गाड़ी चल रही होती है, लेकिन क्या होता है, सडनली कोई गाय या जानवर आ जाता है या फिर ब्रेकर आता है, गाड़ी क्या करती है, ब्रेक लेती है। तो आपके साथ क्या होता है, आप है जो ब्रेक के साथ साथ झुक जाते हो। कैसे? क्योंकि गाड़ी चल रही है, ऑब्जेक्ट है हमारा, गाड़ी चल रही है, हमने यहाँ पे बैठे हैं, तो जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है मतलब हम वेग में आ गए हैं। उस केस में क्या है, हमारे अंदर वेलोसिटी है, मतलब हम चलते रहना चाहते हैं। लेकिन ब्रेक लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक लग रहा है। तो ब्रेक लग रहा होता है, ठीक है, ब्रेक लगा तो क्या होता है, हम फिर भी उस टाइम में चलना चाहते हैं, लेकिन हम पे क्या हुआ, जैसे ब्रेक लग करके एक्सटर्नल फोर्स है जो कार्य किया, जिससे क्या होते हैं कि हम चलना तो चाहते हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा था, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा है जो झुक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, हल्का सा आगे नहीं झुक जाते हो, पीछे बैठे हो तो इसी वजह से झुकते हो, इसी प्रिंसिपल के कारण है जो आप झुकते हो। न्यूटन यही सब चीजों को रिसर्च करके है जो आपके बीच नियम निकाल के आपके बीच जितना फेमस हुआ है, आप भी कोशिश करना कि चीजों को समझना। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। अगर नहीं समझ में आया है तो और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं। आप क्या करते होगे, एक कटोरा है, मतलब एक ऐसे ग्लास लिया मैं, सॉरी, ये क्या किया, गिलास लिया, इसमें पानी भर दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक पेपर फाइल रख दिया, इस पे हमने क्या किया, एक सिक्का रख दिया 1 रुपये वाला, ठीक है, एक सिक्का रख दिया 1 रुपये वाला। अब इधर से हमने क्या किया, इस पे है जो, अब ये देखो, ये कंडीशन क्या है, ये एकदम कंडीशन है। अब ये ग्लास क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, ठीक है, ग्लास क्या है, स्थिर है, ग्लास क्या है, स्थिर है। वह ग्लास है जो स्थिर ही रहना चाहिए। देखना कैसे, आप नहीं तो ये घर पे करके देखना कि कोई पेपर हो गया कुछ लेना और उस पे है जो ग्लास रखना और पेपर को ऐसे मारना एकदम ऐसे करके, तो क्या होगा, पेपर तो आपका बाहर है जो यहाँ से यहाँ आ जाएगा,
यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ आ जाएगा, लेकिन यह हो जाएगा क्या है, जो ग्लास है ये सिक्का है, सिक्का पे है जो कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया, तो वो क्या कहेगा कि मैं तो यहीं रहूंगा भैया, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो सिक्का है जो इसके ग्लास के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ना कि वो इस पेपर के साथ आगे जाएगा। तो इसमें क्या है, सिक्का क्या हो, वो चाहा क्या कि मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि मेरे पे तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, काम तो पेपर पे कर रहा है भाई, तो पेपर जाए मैं क्यों जाऊं आगे, तो वो क्या करेगा, सिक्का नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल मजा आया होगा, समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये था आपका सारा जड़त्व का एग्जाम्पल। और भी कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि बंदूक से गोली चलना, ठीक है, फिर प्लेयर दौड़ते हुए जो रुकने के बाद क्या होता है, जैसे गाड़ी से उतरते हो तो आगे भागना पड़ता है। ये सारे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अगर किए होंगे लाइफ में, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्योंकि सब एक से एक इंसान होते हैं, करते हैं, आपने भी गलती से किया होगा, लेकिन चीज़ें करना नहीं चाहिए। तो ये है आपका जड़त्व का सिद्धांत। तो सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया, बाकी आप थोड़ा बहुत और भी एग्जाम्पल्स देख लेना, है ना। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल। तो फिर चलते हैं दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम क्या करता है, देखते हैं। दूसरा नियम देखने से पहले है जो उसमें एक टर्म्स आएगा यूज, उस संवेग, एक टर्म्स आएगा उसमें यूज संवेग। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। मोमेंटम, देखिए मोमेंटम क्या होता है समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप किसी वस्तु पे, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, एम होता है, मास। ठीक है, अगर वह वस्तु का द्रव्यमान किसी वेग के थ्रू है जो चल रहा हो, किसी वेग में मतलब वेग के वजह से चल रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वेग के दिशा में उसके वस्तु के द्रव्यमान की गति, वेग के दिशा में उस वस्तु के द्रव्यमान की गति क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। ठीक है, आपको एक बुक में यही मिलेगा कि किसी भी वस्तु, अगर बुक में इसका डेफिनेशन देखोगे तो क्या मिलेगा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है जो क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, वो हो गया एक किताबी लैंग्वेज। लेकिन अपने लैंग्वेज किस तरीके से समझेंगे, किसी भी वेग गति के वजह से, जिस वेग की गति की वजह से उसके द्रव्यमान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, संवेग होता है। वस्तु की मतलब स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस तरह से जा रही है, उसके वेग लगा और उसमें क्या हो गया, मास से एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। ठीक है, या फिर किताबी लैंग्वेज में वही कह देंगे जो आप पढ़े हो, जैसा देखे होगे। संवेग को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड करते हैं। ठीक है, P बराबर होता है, क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, m फॉर मास। ठीक है, मास, उस मास को वेग की वजह से स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, किसी वस्तु के वेग की वजह से स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग हो गया हमारा v, तो ये हो गया इसका संवेग। मतलब किसी वस्तु के मास और उसके वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के मास और उसका वेग है जो क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो ये था आपका संवेग। अब आगे चलते हैं। तो संवेग समझ में आया होगा। अब संवेग का और भी चीजें निकालना होता है, तो संवेग का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट, तो यूनिट हो जाएगा केजी और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड किसका हो गया, संवेग का। आपसे पूछ देगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यह किसका मात्रक है। ठीक, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो पता चल जाएगा। तो ये था संवेग। इसे अब समझते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरा नियम, या न्यूटन सेकेंड लॉ बोलो, जो भी बोलो आपकी मर्जी। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं, गति के दूसरे नियम क्या कहती है। तो न्यूटन साहब ने ये बताया कि जब भी किसी भी वस्तु है, वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर, क्या बोला कि वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के
अनुक्रमानुपाती होता है। उसने एक बात बोला और वह क्या है, संसार के लिए नियम बन गया, अनुक्रमानुपाती होता है। अब भाई वाकई में सही बात बोला, तभी तो नियम बन गया है, होता है। क्या बोला कि वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो कैसे समझते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका ए मास है, ठीक है, ए मास है, उसका है जो पहला वेलोसिटी v था, फिर ठीक है, पहला वेलोसिटी क्या था, आरंभिक वेलोसिटी क्या था, u था, स्थिर हो या कोई वेग हो, ठीक है। अब उसके संवेग परिवर्तन क्या होगा, जब क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन कब होगा, संवेग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, p = mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब किसी भी इंसान का मास तो हम कम नहीं कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो हम ऑब्जेक्ट का जो मास तो कम नहीं कर सकते हैं, तो क्या कम ज्यादा होगा, तो वेग होगा, तो वेग में ही परिवर्तन होगा ना, तभी तो संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, परिवर्तन किस में होगा, इसमें होगा, तभी तो ये कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो परिवर्तन अपन कहाँ करना है, वेग में, तो संवेग मतलब वेग में परिवर्तन, तो पहले u था और फिर बाद में क्या हो गया, v हो गया, तो u से v होगा, तो संवेग में परिवर्तन हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, संवेग में परिवर्तन, आगे पूरी बात समझना, संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित बल, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इस पर जो कोई बल लगाया F, बल को हम F फोर्स कहते हैं, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल लगाया F, तो F है जो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये जो F है, बाह्य बल जो कार्य किया, F किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन, तो ये तो मास स्थिर है, वेग में परिवर्तन क्या हुआ, v माइनस u, ठीक है। अब v माइनस u परिवर्तन तो हुआ, लेकिन परिवर्तन होने में क्या होगा, परिवर्तन होने में टाइम भी तो लगता होगा, परिवर्तन में समय, तो समय क्या लगेगा, t टाइम लगेगा, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ, तो mv माइनस u बटा t, ठीक है। अब इसको है जो अनुक्रमानुपाती सिंबल को हटाते हैं तो ये हो जाएगा k m v माइनस u बाई t, ठीक है। k बराबर कांस्टेंट 1 लेते हैं, तो ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, m और v माइनस u बाई टी कहाँ पढ़ा था, गति के नियम पढ़ा था, तो ये क्या होता है, एक क्या होता है, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, और ये हमारा एक इक्वेशन है, तो ये है। अब इसी तरीके से जो हम फोर्स को डिफाइन भी करते हैं, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या करता है, कैसे करता है, तो वस्तु का मास स्थिर होता है लेकिन उसमें गति में परिवर्तन कर देता है। हमने क्या करा, धक्का मारा, वस्तु है जो यहाँ से वहां चला गया, तो गति में परिवर्तन किया ना यहाँ पे, तो यही हो गया आपका फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, आपने वहाँ फोर्स पढ़ा था, और न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं, किस तरीके से आता है ना। तो ये था आपका रूल और ये आपका फॉर्मूला निकल का है। अब देखिए फॉर्मूला से हम कैसे है जो इसका वो निकालते हैं, तो F बराबर हो गया मास का हो गया क्या, kg, और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही बताया था मैं आपको। तो F बराबर क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट, ठीक है, F बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको SI मार्टर न्यूटन ने दिया तो इसको नाम आपने उसने क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया, और n से रिप्रेजेंट किया। और ये देखिए कितना तेज है, क्योंकि ये लाइफ में हर जगह यूज होता है, तो इसलिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा नाम का अपना मात्रक यहीं पे लिखा, ठीक है। इसका लाइफ आपको हर जगह यूज होगा, तो इसको ये ध्यान रखना, कोशिश करना कि न्यूटन का यूज आप अपने लाइफ में हर जगह करना शुरू कर दो, बाकी में करते ही हो यार, बहुत आसानी से करते हो, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स, ठीक है, तो ये था फोर्स, अब समझ गए होगे। अब फोर्स एग्जांपल देने की जरूरत लगता नहीं है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल से वेस्ट करूँगा टाइम, है ना। ऑब्जेक्ट है, स्थिति में परिवर्तन करेगा, मास लगाएंगे, मास तो होगा ही, हमने वेग दिया, एक्सीलरेट होगा बॉडी, एक्सीलरेटर देते हैं, गाड़ी चलती है, तो वो सारे सब क्या है, एग्जाम्पल इसी का है। तो ये था आपको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये निकल कर आया इसका फॉर्मूला, बहुत मस्त होगा, मजा आया होगा समझने में, इसका ये मात्रक है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। तो देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको एक वर्ड में हम ऐसे कहते हैं, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन, क्रिया का बराबर प्रतिक्रिया। इसको ये भी बोल सकते हो, एक्शन ऑफ अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिया मतलब का एक्शन, कार्य, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, न्यूटन का गति का नियम, तीसरा नियम क्या कहता है कि जब भी किसी वस्तु पे हम जो बल लगाते हैं तो वह वस्तु है जो जिसके द्वारा बल लगाया जाता है उस पर भी है जो कुछ ना कुछ बल कार्य करता है। जैसे हम किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी हम पे क्या करेगा, 10 न्यूटन का बल लगाता है। मतलब जड़त्व तो काम करवाता है कि हम तो यहीं स्थिर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, अपोजिट बल लगाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन का रिएक्शन। जैसे कहते हैं ना, जैसा बोला जैसे को तैसा, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे देख लो, एक दीवार है ना, दीवार है, इस पे हमने क्या किया, इस रस्सी को हमने, एक इंसान ने क्या किया, इसको पुल किया, खींचा, अपने ओर खींचा। लेकिन दीवार क्या करता है, अपने ओर स्थिर रह के जो क्या करता है, इसको खींचे रखता है। मतलब इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहा होता है, इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहा होता है, तो रस्सी क्या होता है, स्थिर रहता है, नहीं खींचा जाता है। एक्शन के बराबर रिएक्शन, तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे देखिए एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, बहुत सारे वीडियोस वगैरह अगर गलती से देखे होगे या देखते होगे, ठीक है, तो देखते होगे कि कोई इंसान बंदूक चलाने वाला वीडियो देखे हो क्या, प्रैंक जैसे कॉमेडी टाइप का वीडियो होता है। तो उसमें मैंने ये भी देखा था एक बार कि एक है जो मतलब लेडीज होती है, वो बंदूक लेकर के कंधे पर रख के चलाती है, और फिर जैसे चलाती है तो गोली तो लगे या ना लगे अगले को, वो खुद 2 मीटर पीछे चली जाती है। ठीक है, 2 मीटर पीछे फेंका जाती है वो। तो वो कहाँ है, वो भी एक क्या है, एक्शन का बराबर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बंदूक है, ठीक है, बंदूक से क्या हो, गोली चली, तो जैसे ही गोली चलती है तो एक यहाँ पे फोर्स कार्य करता है 20 न्यूटन का। तो यह जो फोर्स कार्य करता है 20 न्यूटन का, तो यह बंदूक के द्वारा हुआ 20 न्यूटन। ठीक है, तो बंदूक से गोली निकला, तो ये गोली भी क्या करता है, इसके अपोजिट है जो 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है। 20 न्यूटन का जो भी हो इसके पावर कैपेसिटी, उतना फोर्स लगाता है। तो उससे क्या होता है, बंदूक भी है जो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन का बराबर, गोली है इधर गया लेकिन बंदूक पे है जो गोली फोर्स लगा के गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्शन का इक्वल रिएक्शन। इसीलिए जैसे कभी भी अगर आप गन वगैरह, बंदूक वगैरह चलाते हो, बड़े आर्मी वगैरह को देखे होगे, तो वो है जो हमेशा शोल्डर का यूज करते हैं ताकि उसके रिएक्शन फोर्स का जवाब अपने शोल्डर से दे सकें। ठीक है, अपने कंधे से दे सकें, तो वो होता है आपका एक्शन का रिएक्शन। आपने देखा होगा कि रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है, रॉकेट ऊपर जाना होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रॉकेट छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, नीचे आग देता है। इसी बेस पे जो रॉकेट बना आपका, इसी रिएक्शन के नियम पे, तो आग देता है। तो क्यों आग देता है, क्योंकि रॉकेट को क्या करना होता है, एस्केप वेलोसिटी पार करना होता है, ऊपर जाना होता है। तो वो क्या करता है, ऊपर जाने के लिए क्या करता है, पहले नीचे धक्का मारता है, तभी तो ऊपर जाएगा वो। ठीक है, किसी से देखते हो जंप, आपको जैसे जंप करना होता है तो आप क्या करते हो, अगर जैसे ज्यादा ऊंचाई पे क्या करना होता है, पहले क्या करते हो, आप नीचे बैठते हो। ठीक है, नीचे बैठते हो ताकि आप ऊपर ज्यादा बल लगा सको, तो ऊपर ज्यादा जा सको। मतलब पहले क्या करते हो, नीचे एक्शन लगाते हो तभी ऊपर को रिएक्शन ऊपर मिलता है। तो ये था आपका एक्शन का रिएक्शन, जो आपको न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। जैसे कि मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1v1 बराबर m2v2। इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, या m1a1 बराबर m2a2। ठीक है, मतलब फोर्स की बात करें तो एक्शन के बराबर रिएक्शन, संवेग की बात करें तो बराबर संवेग, है ना। तो ये है आपका एक्शन ऑफ अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
तो ये है आपका अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। यह है जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ा। फर्स्ट यह है जो न्यूटन के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ का एक मिक्सचर, थर्ड लॉ का मिक्सचर है, मतलब दूसरे और तीसरे की गति के नियम को मिला करके है जो इस संवेग का संरक्षण का सिद्धांत दिया गया। जैसे कैसे, संवेग का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं का संवेग, एक या एक से अधिक वस्तुओं का संवेग का निकाय नियत रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जो संवेग होगा, ठीक है, दो या एक से अधिक वस्तु हो तो इस पे जो संवेग होगा, इधर संवेग 1 हो गया और इधर संवेग 2 हो गया। तो क्या कह रहा है कि जब भी किसी वस्तु पे एक या एक से अधिक मतलब संवेग हो तो उसका संवेग का निकाय क्या होगा, नियत होगा। मतलब संवेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, संवेग कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स है जो एक साइड से या दूसरे साइड से हम लगाते नहीं हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग का सिद्धांत कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, समझते हैं। मैंने बोला था क्या, यह है जो पहला और दूसरा और तीसरा गति के नियम का मिश्रित रूप है। कैसे कि कोई भी वस्तु एक से अधिक है जो उसका संवेग क्या होता है, नियत रहता है जब तक कि उस पर क्या हो, दूसरा बल, बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। तो देखिए समझते हैं कैसे। जैसे देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो इसका स्टार्टिंग वेग क्या है, u1 है, इसका मास क्या है, m1 है। इधर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग वेग u1 है और मास क्या है, m2 है, u2 है, m2 है। तो क्या कहता है, ठीक है, तो ये क्या है, अभी स्थिर है, मतलब एक दो बॉल है, दोनों साइड रखा हुआ है, स्थिर है। तो पहला गति का नियम था मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पहला गति हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया m1u1 प्लस m2 u2, क्योंकि पहला संवेग तो यही है, ठीक है, संवेग अभी पहला ये है। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं, F लगाया, F फोर्स लगाया, तो इसमें गति में परिवर्तन हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, मतलब न्यूटन का दूसरा गति नियम लग गया, एक्सीलरेशन हो गया। तो इसका वेग क्या हो गया, बदल करके संवेग में परिवर्तन हो गया। तो वेग क्या हो गया, v1 और इसका वेग क्या हो गया, v2। ठीक है, तो ये जो क्या कहता है कि जो पहले संवेग था वही संवेग बाद में भी रहेगा, मतलब संवेग का निकाय क्या होगा, स्थिर रहेगा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेगा। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। तो इक्विवेलेंट मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इस तरीके से बराबर होंगे। और हम है जो ये आपका संवेग का संरक्षण का नियम कहता है। लेकिन संवेग संरक्षण क्या है, नियम कहता है। तो वेग अगर जैसे ऑब्जेक्ट है, अब दोनों स्थिर कब होगा, जब दोनों का वेग बराबर होगा, जैसे एक दूसरे से टकराया और वेग बराबर हो गया, मतलब जब संवेग निकाय नियत हो तो वेग वस्तु का वेग आपस में बराबर होते हैं, तो v1 बराबर v2 बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, भी निकाल लेते हैं। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2, और इसका v1 v2 तो v को कॉमन लिया और v बराबर क्या हो जाता है m1u1 प्लस m2u2 बटा m1 प्लस m2। तो इस तरीके से v निकालते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में संवेग काम कर रहा हो, तो उस केस में है जो यहाँ पे क्या जाता है माइनस आ जाता है, उस केस में यहाँ पे क्या जाता है माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें होते हैं, तो कल है जो इसके बारे में बाकी और भी क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को और समझेंगे। काफ़ी टाइम हो गया होगा, है ना। तो फिर कल है जो इसमें 1-2 पॉइंट्स बचे हैं, न्यूमेरिकल बचे हैं, उसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना, क्योंकि समय भी कम है और टॉपिक भी ज़्यादा कवर करना है, तो समझते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे भी आगे बढ़ेंगे। तो आज था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कल देखेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है या कुछ 2-4 कोई 10 है जो क्वेश्चन समझेंगे, है ना, और न्यूमेरिकल बस क्वेश्चन न्यूमेरिकल से टर्म्स 1-2 रह गया है, वो डिस्कस करके फिर कल है जो न्यूमेरिकल समझेंगे। तो आज है जो हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं और इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स कल लेक्चर में एक नए सीरीज के साथ, इसके नई टॉपिक के साथ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूमेरिकल तो आपको समझ में मजा आएगा कि किस तरीके से जो किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, किस तरीके से किसी वस्तु पे एक्शन रिएक्शन होता है ना। तो उससे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो फिर इंतजार करना और आज अच्छे से पढ़ना और चीज़ों को और गहराई समझना, फिर कल और मजा आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स देखो दोस्तों को भी शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेंगे, है ना। तो शेयर करना मत भूलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर कम वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और डिसलाइक क्यों करना है, क्या वजह है, वो भी कमेंट में डालो, और अच्छा क्यों लगता है वो भी कमेंट में डालो। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आएगा हमारे साथ। तो आज मैं पांडे आपसे यहीं पे अलविदा लेना चाहेगा, फिर मिलेंगे कल के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।